हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग लास्ट क्लास ना अपने नस्ट इक्वेशन फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का डेरिवेशन कर लिए थे, ठीक है ना। नस्ट इक्वेशन बहुत सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह बनाए थे हम लोग, कुछ क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क भी दिया गया था, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है, इस पर डिस्कशन कर लेते हैं और ये लास्ट ही लेक्चर होगा आई होप, ठीक है ना। अगर वो सब जो टॉपिक बचा हुआ ख़त्म हो जाता है तो आज लास्ट ही लेक्चर होगा ये, ठीक है ना। देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, ठीक है। तो पहले वो क्वेश्चन देख लीजिए, मैंने दिया था आपको होमवर्क, ठीक है ना। क्वेश्चन ये था कि दो इक्वेशन गिवन था आपके पास, ठीक है ना। क्या क्या क्वेश्चन ये गिवन था कि Cu2 प्लस था, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया था और क्या बना था, ये Cu प्लस बना था, है ना। इसका EMF का वैल्यू दे रखा था प्लस 0.15 वोल्ट, है ना। और एक दिया था क्या, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया था और क्या बना था ये Cu, इसका EMF दे रखा था प्लस 0.34 वोल्ट, ठीक है। फाइंड क्या करना था, जिस सेल का हम लोग को EMF वो था Cu प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, ठीक है ना। तो क्या बनेगा Cu, इसका EMF हम लोग को फाइंड करना था, है ना। यही क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है जनरली, कंपटीशन में ही पूछता है, लेकिन पूछता है, ठीक है ना। स्कूल्स में जनरली CBSE वगैरह स्कूल में पूछ लेता है, बिहार बोर्ड तो ऐसा क्वेश्चन जल्दी नहीं पूछा अभी तक फिलहाल, लेकिन CBSE पूछ लेता है इस तरह का क्वेश्चन सब, ठीक है। असाइनमेंट में भी आपको इस तरह का क्वेश्चन एक मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस लेक्चर के बाद आप जो है ना असाइनमेंट का जितना भी क्वेश्चन है, थियोरेटिकल क्वेश्चन तो जो था वो क्या नाम है, स्टार्टिंग का क्वेश्चन सब तो हम लोग बना ही लिए थे, है ना। उसके बाद का जो क्वेश्चन सब है, मतलब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब वो सब बना लेंगे आप, ठीक है ना, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा उतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। खैर देखिए ये सब गिवन है, ठीक है ना। मान लीजिए कि किसको इक्वेशन फर्स्ट है, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए इन दो इक्वेशन की हेल्प से हम लोग को इसका EMF कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखिए क्या कर रहे हैं ना हम, देखिए Cu प्लस हम लोग को दिया लेफ्ट साइड है जो यहाँ से निकालना है, और Cu राइट साइड है। तो Cu प्लस हम लोग जो गिवन है ना उसमें Cu प्लस राइट साइड दिया, लेकिन चाहिए हम लोग को कहाँ, लेफ्ट साइड। तो एक बात तो समझ में आ गया कि इक्वेशन 1 को क्या कर दें हम लोग, रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें, है ना। तो देखिए इक्वेशन 1 को अगर रिवर्स करेंगे हम लोग, उल्टा कर देंगे, तो Cu प्लस इधर आ जाएगा, है ना। इधर आएगा Cu2 प्लस, इधर एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, है ना। रिवर्स कर दिए हैं तो वैल्यू जो है पॉजिटिव वाला क्या बन जाएगा, निगेटिव बन जाएगा। आपको बताए थे पहले भी हम कि पहले रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा था तो पॉजिटिव था, अब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल करेंगे तो निगेटिव बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को आप जोड़िएगा ना, ऐड कीजिएगा, ठीक है ना। तो Cu2 प्लस Cu2 प्लस कैंसिल हो जाएगा, Cu प्लस बचेगा, 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन माइनस हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा और Cu बचेगा ना। तो बच्चा समझता है कि दो इक्वेशन को जोड़ने के बाद फाइनल इक्वेशन आया है, तो समझता क्या है कि इन दोनों को भी इन दोनों को भी अगर जोड़ दे तो ये फाइनल इक्वेशन का आ जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। देखिए क्या करना पड़ेगा ना हम लोग, इस इक्वेशन का हम लोग को गिब्स एनर्जी निकालना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है ना, इक्वेशन 1 वाले का, ठीक है। देखिएगा फॉर इक्वेशन 1, ठीक है, क्या लिखेंगे, डेल जी नॉट 1, ठीक है ना। तो फार्मूला क्या, माइनस NFE नॉट, है ना, यही फार्मूला है। एन कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, 1 है, तो एन का वैल्यू 1 ले लीजिए आप, ठीक है। फराडे को फराडे छोड़ दीजिए, ठीक है ना, बाद में हम लोग कैंसिल कर लेंगे, ठीक है ना। और EMF का वैल्यू माइनस 0.15 है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्लस 0.15 आ जाएगा, है ना। डेल जी नॉट 1 आएगा, ठीक है। फॉर इक्वेशन 2 के लिए डेल जी नॉट निकालेंगे अगर हम लोग 2, ठीक है ना। तो फार्मूला क्या, माइनस NFE नॉट। तो
माइनस एन, एन का वैल्यू कितना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन कितना कर रहा है 2, ठीक है ना, 2 होगा एन का वैल्यू। फराडे को फराडे छोड़ दीजिए, ईएमएफ का वैल्यू कितना 0.34, मल्टीप्लाई कर लीजिए 0.68 एफ आएगा ना। डेल जी नॉट 2 का वैल्यू आया। देखिए एक्चुअली 2 या 2 से ज़्यादा जब इक्वेशन को आप ऐड करेंगे ना तो हम लोग का ईएमएफ डायरेक्ट ऐड नहीं होता है, ठीक है ना। हम लोग को एनर्जी ऐड या सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा हम लोग को। तो दोनों इक्वेशन को जोड़ के तीसरा इक्वेशन आया है, तो दोनों इक्वेशन के एनर्जी को, गिब्स एनर्जी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो तीसरे इक्वेशन का एनर्जी आ जाएगा हम लोग के पास, गिब्स एनर्जी आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, इसके एनर्जी को अगर डेल जी नॉट मान ले तो डेल जी नॉट किसके बराबर होगा, डेल जी नॉट 1 प्लस डेल जी नॉट 2 के बराबर होगा। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं कैमरा में, एक मिनट देख लेता हूँ, दिख रहा है, चलिए ठीक है ना। तो फाइनल इक्वेशन को मान लेते हैं कि इसका डेल जी है ये, ठीक है ना, इसका जो गिब्स एनर्जी वो क्या है, डेल जी है, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को ऐड करने के बाद ये तीसरा आया है, तो इसका मतलब दोनों इक्वेशन के एनर्जी को हम लोग ऐड कर देंगे, डेल जी नॉट 1 प्लस डेल जी नॉट 2, ठीक है ना। तो डेल जी नॉट 1 कितना वैल्यू, 0.15 एफ, ठीक है ना, प्लस में है, और ये माइनस होगा, ठीक है ना, क्योंकि माइनस में दे रखा वैल्यू कितना है 0.68 एफ, है ना। डेल जी नॉट के ऊपर क्या लिख सकते हैं, माइनस एन एफ ई नॉट, है ना, लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए आप f कॉमन निकाल लीजिए, आप f कॉमन निकालेंगे तो होगा क्या, या माइनस f कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है ना। माइनस f कॉमन निकालिएगा तो देखिए क्या बचेगा, 0.68 प्लस हो जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा, 0.15 होगा ना, ठीक है। इस इक्वेशन में n का वैल्यू कितना 1 है, f को f छोड़ दीजिए आप, ई नॉट, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, f से f कैंसिल, तो ई नॉट कितना बचा, 0.68 में से 0.15 माइनस कर दीजिए, ठीक है ना, कितना बचा 0.53। जो भी ऑप्शन था ABCD मुझे तो याद नहीं है, ठीक है ना, क्या लिखे थे, कहाँ पर ABCD था, जो भी था, ठीक है ना, 8 5 3 6 1 5 सही, ठीक है ना। अब देख लीजिएगा जो भी ऑप्शन होगा ABCD, जो भी ऑप्शन है आप अपना टिक आउट कर लेंगे आप, ठीक है। तो आप याद रखिए कभी भी 2 या 2 से ज़्यादा इक्वेशन को जब ऐड करेंगे तो उसका EMF डायरेक्ट ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं होता है, ठीक है ना। आपको एनर्जी निकालना पड़ेगा, उस एनर्जी को ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे हम लोग, ठीक है ना, तब जाकर के फाइनल इक्वेशन का हम लोग के पास EMF निकल के आएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछता है, ठीक है ना। अभी लास्ट ईयर कुछ बच्चे DAV में पढ़ रहे थे, ठीक है ना, उनके प्री बोर्ड में ना जो क्वेश्चन असाइनमेंट में दे रखे हैं, क्वेश्चन में शायद 28 होगा शायद, ठीक है ना, मुझे एग्जैक्टली नंबर याद नहीं है, लेकिन शायद 28 में इस तरह क्वेश्चन होगा एक, ठीक है ना। तो देखिएगा वहीं पर होगा, आगे पीछे एग्जैक्टली नंबर मुझे याद नहीं है, ठीक है ना। उसको वही क्वेश्चन एकदम सेम क्वेश्चन पूछा हुआ था जो असाइनमेंट में दे रखे हैं, एकदम सेम बिल्कुल। तो असाइनमेंट बनाने रहे, इतना सारा नोट्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है ना, जो हम करा दे रहे हैं आपको, असाइनमेंट का क्वेश्चन सॉल्व कर, NCERT सॉल्व कर ही रहे हम लोग, नीट का सॉल्व कर ही रहे क्वेश्चन, ठीक है, JEE मेंस तक का लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर ही रहे। बहुत है ना, इतना कर लीजिएगा तो फिर तो बहुत हो गया, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अगल बगल वाले को बैठा के तो पढ़ाइएगा आप, ठीक है ना, खाली मेरे पेट पर लात नहीं मारिएगा। लिख लीजिए पहले इसको आप, ठीक है ना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिएगा हटा लें इसको हम, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चे को क्वेश्चन को प्रॉब्लम है NCERT के क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन ऐसे वो, ठीक है ना, बाकी तो ऑलमोस्ट आप लोग बना ही लिए हैं। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन है NCERT का क्या है, NCERT क्वेश्चन नंबर 3.5 है ना, 3.5 का फोर्थ क्वेश्चन है, 3.5 का फोर्थ है ना। देखिएगा 3.5 का फोर्थ क्वेश्चन कुछ इस तरह का है,
है ना, Br2 Br माइनस ऐसा ही कुछ है शायद। फिर पैरेलल है 0.10 मोलैरिटी, फिर H प्लस है 0.30 H2, ठीक है। H प्लस 0.030 मोलैरिटी है H2, है ना, शायद यही दे रखा होगा। ठीक है, बाकी वो स्टैंडर्ड 1 बार प्रेशर दे रखा है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड दे रखा है, उससे कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, सेल रिएक्शन जो है ना कुछ इस तरह का रहेगा। Br माइनस 2H प्लस 2Br माइनस, ठीक है ना, 2H प्लस Br2 प्लस H2, ठीक है ना। ये सेल रिएक्शन आएगा, ठीक है ना। तो एक का ऑक्सीडेशन होगा, एनोड की तरह एक्ट करेगा, एक का रिडक्शन होगा, वो कैथोड की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। तो हम लोग इनोड से निकालते हैं कैथोड माइनस एनोड से, ठीक है ना। अब देखिएगा, अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फॉर्मूला हम लोग पास क्या है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ एनोडिक सोल्यूशन डिवाइड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ कैथोडिक सोल्यूशन, ठीक है ना। तो देखिए ई नॉट सेल कैसे निकाला, कैथोड माइनस एनोड। कैथोड तो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का ईएमएफ का वैल्यू 0 होता है, आपको पहले ही बताया कि याद रखिएगा, ठीक है ना। और तो 0 माइनस 1.08, इसका ब्रोमीन का ना 1.08 वैल्यू होता है, देख लीजिएगा आप टेबल में, यहाँ तो एनसीईआरटी लिख के दिया नहीं है, मैं भी एक चेक कर लेता हूँ 1 मिनट, ठीक है ना। कितना वैल्यू होता है, शायद 1.08 ही होता है शायद, हाँ 1.08 ही है, ठीक है ना, ठीक है, सही है, ठीक है ना। ये टेबल से नोट करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। देखे होंगे एनसीईआरटी जनरली लिख करके नहीं देता है वैल्यू को, आपको टेबल से नोट ही करना पड़ेगा। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन लॉस या फिर गेन करेगा, इनका वैल्यू 2 लेंगे हम लोग, ठीक है ना, लॉग। अब यहाँ समझिए, एनोडिक्स का कंसेंट्रेशन दिया ही नहीं है, देखिए दोनों में क्या करा दिया ना, रिडक्शन का ही दे दिया वैल्यू ये। तो दोनों का दोनों जो कंसेंट्रेशन दे रखा है, ये कैथोडिक कंसेंट्रेशन ही दे रखा है ये। तो देखिए कैथोडिक कंसेंट्रेशन कैसे लिखें, तो Br माइनस H प्लस, कोफिशिएंट Br माइनस का 2 है इसलिए पावर 2 आएगा, और H प्लस का कोफिशिएंट 2 है, 2 आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। बाकी डेटा वेटा पुट कर लीजिए, 1.08 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर तो माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 लॉग, ठीक है ना, 1 छोड़ दीजिए यहाँ पर, ठीक है ना। Br माइनस का कंसंट्रेशन कितना दे रखा है, 0.01, बाद वाले 0 कोई औकात नहीं है, ठीक है ना, हटा देना उसको, ठीक है। इसका 0.03, यहाँ भी बाद वाले 0 कोई औकात नहीं है, ठीक है ना, इसलिए हटा दिया। बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको, जो आएगा वो हम लोग का ई सेल का वैल्यू आएगा, हो जाएगा ना सॉल्व करना तो आसान है। तो बाकी क्वेश्चन ये इतना डिफरेंट इसी वजह से था, यहाँ पर दोनों का ना कैथोडिक सोल्यूशन का ही कंसेंट्रेशन दे रखा है, एनोड का नहीं दिया। जब भी आपको बताया था कि देखिए एनोड का नहीं देगा तो हमेशा हम लोग 1 ले लिया करते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू ले लिया करते हैं, ठीक है ना। ये सेल रिएक्शन सिर्फ इसलिए था कि यहाँ पर ई नोड सेल हम लोग निकाल सकें कि कौन कैथोड कौन एनोड की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि दोनों तो फिर दोनों कैथोड या दोनों एनोड की तरह एक्ट करेगा नहीं, ठीक है ना। तो ये सेल रिएक्शन सिर्फ इसीलिए था, ई नोड सेल निकालने के लिए। बाकी यहाँ जो कंसंट्रेशन चाहिए, जो डेटा दे रखा होगा उसी डेटा के हिसाब से यहाँ पर लेंगे हम लोग, ठीक है ना, बात समझाइए। तो इसलिए ये क्वेश्चन, अब बाकी क्वेश्चन सबसे ना डिफरेंट है थोड़ा सा। ये बाकी क्वेश्चन हम लोग नॉर्मली बनाया करते थे, ये एनसीईआरटी पहला और आखिरी क्वेश्चन है जो इस तरह क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो फिर इसको सॉल्व कर लीजिएगा, हो जाएगा ना सॉल्व, मेरे हिसाब से सॉल्व हो जाना चाहिए, दिक्कत तो नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। बाकी जो आएगा आंसर वो आंसर हम लोगों का, ठीक है ना, लिख लीजिए इसको आप। और आप खुद से जितना सॉल्व कीजिएगा उतना आसान न्यूमेरिकल लगेगा आपको, ठीक है ना।
सीधी बात यही है। अच्छा कैमरा में थोड़ा दिख नहीं रहा तो मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा कैमरा को नीचे कर दे रहा हूँ मैं। 1 मिनट। ठीक है, मैंने थोड़ा कैमरा को एडजस्ट कर दिया, ठीक है ना। वो नीचे का पोर्शन दिख नहीं रहा था कैमरे में, ठीक है। अब लिख ले इसको, आप इसको सॉल्व कर लेगा, ठीक है ना। और मुझे नहीं लगता कि लॉग सॉल्व करने में अब किसी बच्चे को प्रॉब्लम होना चाहिए, ठीक है। देखिए लॉग सॉल्व करने में दिक्कत होगा तो फिलहाल तो अभी एंटी लॉग बचा हुआ है, ठीक है ना। एंटी लॉग भी सिखाएंगे आपको, तो फिर लॉग सॉल्व करने में ना आपको बिल्कुल महारत होनी चाहिए, मतलब देखिए और सॉल्व कीजिए उसको आप, ठीक है। तभी तो आप एंटी लॉग सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है ना। लिख लीजिए इसको आप। देखिए हम लोग कमर्शियल सेल पढ़ेंगे, ठीक है ना। और भी देखिए जो भी क्वेश्चन सब असाइनमेंट का है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब है, एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चन सब बचा वो सब बना लेंगे आप, ठीक है ना। बस में आइए, नहीं बनेगा पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बनाया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, भागा नहीं जा रहा है कुछ भी। खैर ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट डी लास्ट टॉपिक है, ठीक है ना। और नाम लोगों क्या, कमर्शियल सेल, ठीक है। कमर्शियल सेल बेसिकली 3 तरह का, ठीक है ना। कौन कौन? फर्स्ट वन इज कॉल्ड प्राइमरी सेल, सेकंड वन इज कॉल्ड सेकेंडरी सेल, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड फ्यूल सेल, ठीक। प्राइमरी सेल बेसिकली 2 तरह का, ठीक है ना। कौन कौन? ड्राई सेल और दूसरा मरकरी सेल। सेकेंडरी सेल भी 2 तरह का, कौन कौन? एक होता है लीड एसिड स्टोरेज सेल, ठीक है। एक है निकल कैडमियम सेल, निकल कैडमियम सेल, ठीक है ना। निकल कैडमियम स्टोरेज सेल, ठीक है। ठीक है, फ्यूल सेल कई तरह का होता है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग को जो सिलेबस में हम लोग को जो पढ़ना है फ्यूल सेल, वो एक ही फ्यूल सेल पढ़ना है, H2O2 सेल, ठीक है ना। खैर यही लास्ट टॉपिक हम लोग के पास है, ठीक है ना। इसी को पढ़ने के बाद एक टॉपिक और है कोरोजन, बस कहानी खत्म, ठीक है ना। खैर ड्राई सेल और मरकरी सेल जो है ये नॉन रिचार्जेबल सेल है, ठीक है। लीड एसिड स्टोरेज सेल और निकल कैडमियम सेल जो है ना, ये रिचार्जेबल सेल है, ठीक है। ये तो फ्यूल सेल, ठीक है ना। ये ड्राई सेल या मरकरी सेल के बारे में आपको बता दें हम, नॉन रिचार्जेबल सेल, जैसे आप देखा भी होगा एवरेडी की बैटरी आती है, निप्पो की बैटरी आती है, ठीक है ना। कंपनी प्रचार नहीं कर रहे हम, बता रहे हैं आपको हम, ठीक है ना। घड़ी के अंदर जो छोटा वाला सेल लगता है ना, वो मरकरी सेल है ना। ये वॉचेस के अंदर जो छोटा वाला सेल लगता है, छोटा सा देखा होगा आपने, ठीक है ना, वो मरकरी सेल होता है वो, ठीक है ना। ड्राई सेल घड़ी में लगता है, वो वॉल वॉच में, ठीक है ना, रेडियो में, टॉर्च में, सब में लगता है। लीड एसिड स्टोरेज सेल घर में जो हम लोग इन्वर्टर यूज़ करते हैं, उसका जो बैटरी होता है वही लीड एसिड स्टोरेज सेल ही होता है वो, ठीक है ना। और निकल कैडमियम सेल बहुत ही कॉस्टली सेल है, ठीक है ना। बहुत यूज़ हम लोग नहीं के बराबर, हम लोग डे टू डे लाइफ में नहीं यूज़ करते हैं इसका। पढ़ेंगे इसके बारे में, थोड़ा बहुत कहानी भी सुनेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। रही बात फ्यूल सेल का यूज़ ना अपोलो स्पेस मिशन जितना भी, जैसे वो सुनते हैं ना, चांद पे गया, मंगल पे गया, है कि नहीं, तो रॉकेट से गया, जो रॉकेट है उसमें जो एनर्जी पावर सप्लाई के लिए होता है वो फ्यूल सेल ही इस्तेमाल किया था उसके अंदर, ठीक है ना। इससे बहुत सारा फ़ायदा भी है फ्यूल सेल का, ठीक है। खैर आगे पढ़ेंगे हम लोग, एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल भी पढ़ना हम लोग को, कि फ्यूल सेल का एडवांटेज बताइए क्या है। खैर एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ से स्टार्ट करें कहानी, ड्राई सेल से, फिर मरकरी सेल, फिर लीड एसिड स्टोरेज सेल, फिर निकल कैडमियम स्टोरेज सेल, देन लास्ट में आएंगे हम लोग फ्यूल सेल, ठीक है ना। इन सब में अगर इंपॉर्टेंस की बात करें हम लोग, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, जिससे बेसिकली जनरली क्वेश्चन पूछता है, तो फ्यूल सेल, ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर इसको टाइम मिल गया, मतलब नहीं पूछा अगर फ्यूल सेल से,
तो फिर यहाँ आएगा वो लीड एसिड स्टोरेज सेल पर, ठीक है ना। अगर लीड एसिड स्टोरेज सेल से क्वेश्चन नहीं पूछा तब जाकर के वो आएगा ड्राई सेल या मरकरी सेल पर, ठीक है ना। जनरली निकल कैडमियम स्टोरेज सेल से क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। खैर इंपॉर्टेंस आपको बता रहे थे, हालांकि पूछता तो हर किसी से है क्वेश्चन, लेकिन इंपॉर्टेंस के बाद सबसे ज़्यादा अभी तक पिछले 10-12 साल में जितना भी क्वेश्चन पूछा ज़्यादातर फ्यूल सेल से पूछा है, फिर उसके बाद इससे, फिर उसके बाद उन दोनों से, ठीक है। क्या पूछता है और कैसे पूछता है बताएंगे आपको, फिलहाल पहले इसको लिख लीजिए, ठीक है ना। थोड़ा कैमरा एडजस्ट कर दे, दिखाई नहीं दे रहा आप लोग। देखिए अब थ्योरी है, थोड़ा बहुत आप लोग को ना याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। क्या याद करना आपको हम बता देंगे, कहानी वहानी सब में लिखना है, सब सेल के अंदर, ठीक है ना। बैटरी तो अब पता है आपको, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को बैटरी बोलते हैं, दो या दो से ज़्यादा सेल के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, बैटरी कहते हैं, ठीक है ना। प्राइमरी सेल तो आपको बता दें कि नॉन रिचार्जेबल सेल, इसको आप रिचार्ज नहीं कर सकते, ठीक है ना। और मोस्ट फैमिली एग्जांपल है प्राइमरी सेल का कौन सा, ड्राई सेल और मरकरी सेल, अभी थोड़ी देर पहले भी बता रहे थे आपको, ठीक है ना। वो कहानी की तरह लिखा हुआ है, ये सब चीज़ याद करना नहीं है आपको, सिर्फ लिखा दिया जा रहा है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें ड्राई सेल, इसके बाद मरकरी सेल पर है। ड्राई सेल को ही लेखलांचे सेल बोलते हैं, ठीक है ना, या फिर इसी को हम लोग डेड सेल ही बोलते हैं, इसलिए कि इसको रिचार्ज नहीं कर सकते हम लोग। तो ड्राई सेल कहिए, लेखलांचे सेल कहिए, या फिर इसको डेड सेल कहिए, कहानी खत्म, ठीक है ना। इसमें होता क्या, एक सिलेंड्रिकल वेसल होगा, ठीक है ना। अभी तो शायद लगता है कैमरे में दिखाई नहीं दे रहा होगा वेसल, उधर शायद बनाया है मैंने डायग्राम, ठीक है ना। आपको कैमरा रोटेट कर देंगे हम, ठीक है ना, देख लीजिएगा। जिंक रॉड का एक कंटेनर होता है, ठीक है ना, वो एनोड की तरह एक्ट करता है। कार्बन रॉड, ग्रेफाइट रॉड हम लोग कैथोड की तरह एक्ट करता है। कैथोड जो है ना सराउंडेड होता है किसके जरिए, MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन के जरिए। जिंक इज सराउंडेड बाय द पेस्ट ऑफ NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड एंड ZnCl2। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एनोड और कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होता है, यही बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछता है, ठीक है ना। तो कहानी वहानी लिखने के लिए नहीं आएगा, लेकिन आपको लिखा दिया गया है कौन एनोड है कौन कैथोड है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जिंक रॉड एनोड है, ग्रेफाइट रॉड कैथोड है, ठीक है ना। और एनोड पर रिएक्शन क्या हो रहा है, कैथोड पर क्या रिएक्शन हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एनोड पर जिंक एनोड है, इसमें जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है। ग्रेफाइट रॉड कैथोड है, ठीक है ना, जो उस पर रिडक्शन हुआ है यहाँ पर हम लोगों के पास, ठीक है ना। ये ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन, दोनों रिएक्शन को जोड़ देंगे, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये ओवरऑल रिएक्शन आएगा हम लोगों के पास, ठीक है ना। ये दिख रहा है कि नहीं, ओवरऑल रिएक्शन लिख लीजिए इसको, आप थोड़ा कैमरा को रोटेट कर देंगे, आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। थ्योरेटिकल प्रोसेस से लिखा दे रहे हैं, ठीक है ना, ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी, जनरली आता नहीं कहानी वानी लिखने के लिए, लेकिन ये रिएक्शन सभी इंपॉर्टेंट है एनोड और कैथोड का, ठीक है। लिख लीजिए पहले आप इसको। थोड़ा कैमरा को रोटेट करके नीचे कर रहे हैं, ठीक है ना, आपको रिएक्शन दिखाई दे देगा, ठीक है। आप लिख लो इसको। थोड़ा राइट साइड कैमरा को रोटेट कर रहे हैं, उधर आपका डायग्राम बना हुआ, ठीक है। अब डायग्राम बना लो उधर, देखिए निप्पो बैटरी बनाया है एवरेडी, ठीक है ना। खैर निप्पो बनाया है, गरीब आदमी निप्पो ही यूज़ कर रहा है। ये बीच में ग्रेफाइट रॉड है, ये जो कंटेनर है ना, कंटेनर जिंक का है, बीच में ग्रेफाइट रॉड है, कंटेनर के ऊपर से दूसरा लेयर कार्डबोर्ड है। ये तो सबसे बाहर कार्डबोर्ड होता है, उसके अंदर जिंक रॉड के अंदर ये अमोनियम पेस्ट होता है, अमोनियम क्लोराइड का, जिंक क्लोराइड का। उसके बाद होता है मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट, यहाँ पे ये वाला रीजन जो दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है ना, इस रीजन में, ठीक है ना। और उसके बाद ये कार्बन रॉड ग्रेफाइट कैथोड होता है, ठीक है ना, ग्रेफाइट रॉड है, ठीक है, ग्रेफाइट रॉड लिख सकते हैं आप। और ये मेटल कैप होता है, देखा होगा आपने, ऊपर में मेटल कैप लगा होता है, ठीक है ना। तो आप वो डायग्राम भी बना लीजिए, ठीक है। ठीक है ना।
कैमरा को रोटेट कर देंगे। अभी आप ना एक चीज़ लिख लीजिए पहले नीचे थोड़ा सा, ठीक है ना, उसके बाद लिख लीजिएगा इसको आप, फिर कैमरा को ठीक कर देंगे, हम सही कर देंगे। देखिए तो यूज़ पूछता है इसका, ठीक है ना। आगे लिखिए ड्राई सेल, नीचे लिख लीजिएगा सब के नीचे, ठीक है ना। लिखिए ड्राई सेल डेवलप पोटेंशियल, ड्राई सेल डेवलप पोटेंशियल 1.25 to 1.5 वोल्ट। ड्राई सेल डेवलप पोटेंशियल 1.25 to 1.5 वोल्ट। देखा जो बैटरी होता है ना उसका 1.25 से 1.5 के बीच ही वोल्टेज होता है, लिखा होगा उस पर, ठीक है ना। आजकल हम लोग लिथियम आयन बैटरी जो यूज़ करते हैं मोबाइल के अंदर, उस पर भी देखिए लिखा रहेगा वोल्टेज, ठीक है ना। डेवलप पोटेंशियल 1.25 to 1.5 वोल्ट, ठीक है ना। आगे लिखिएगा इट इज़ यूज्ड इन, इट इज़ का मतलब ड्राई सेल के बारे में, ड्राई सेल यूज्ड इन रेडियो, टॉर्चेज, वॉचेज ETC, वॉल वॉच, ठीक है ना। रिस्ट वॉच नहीं, रिस्ट वॉच में मरकरी सेल यूज़ करते हैं, पढ़ेंगे आगे हम लोग, ठीक है ना। तो रेडियो, टॉर्चेज, ठीक है ना, वॉचेस, ठीक है, वॉल वॉच में यूज़ करते हैं हम लोग। तो यूज़ पूछता है, कभी भी आपसे पूछ लेगा कि टॉर्च में किस सेल का यूज़ करते हैं, ठीक है ना, वॉचेस में किस सेल का यूज़ करते हैं, रेडियो में किस सेल का यूज़ करते हैं, आपसे पूछ लेगा कभी कभी वो, ठीक है ना। खैर पहले डायग्राम बना लीजिए और कैमरा को वापस से पहले थ्योरी पर रोटेट कर देते हैं, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए कैमरा रोटेट करके हम थ्योरी पे कर दे रहे हैं, ठीक है ना। लिख लीजिए आप। हेलो, हाँ ठीक, लिख लिए। इसके बाद हम लोग मरकरी सेल पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट हम लोग के पास ना मरकरी सेल है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर ना, देखिए मरकरी सेल और जिससे पहले पढ़े थे हम लोग, ठीक है ना, ड्राई सेल, लेक्लांजे सेल जिसको बोल रहे थे हम लोग, दोनों का दोनों प्राइमरी सेल है, दोनों का दोनों नॉन रिचार्जेबल सेल है, ठीक है ना। आप इसको इलेक्ट्रिक करंट पास आउट करके आप रिचार्ज नहीं कर सकते इसको आप, ठीक है ना। एक बार यूज़ कर लिया कहानी ख़त्म, फिर दूसरा यूज़ करना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखिए वहाँ पर जो है ना जिंक रॉड, जिंक कंटेनर ही एनोड था, यहाँ भी जिंक कंटेनर एनोड होता है, और कार्बन रॉड वहाँ भी कैथोड था, यहाँ भी कार्बन रॉड कैथोड है, ठीक है ना। दोनों में सेम ही है, लेकिन फ़र्क सिर्फ पेस्ट का है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए सिर्फ HgO और KOH का ही सिर्फ पेस्ट यूज़ किया जाता है इसके अंदर। ये बीच में ग्रेफाइट रॉड है, कार्बन रॉड है ये वाला, ठीक है ना। ये जो रॉड है, ठीक है, ये बीच में ये पेस्ट ऑफ HgO और KOH यूज़ किया हुआ जिंक कंटेनर है। बाकी वहाँ पर ZnCl2 NH4Cl, ठीक है ना, कार्बन का ही पेस्ट था, वहाँ पर MnO2 का ही पेस्ट था, वहाँ पर यूज़ किया जाता था, ठीक है। वहाँ का पोटेंशियल 1.25 से 1.5 के बीच था, यहाँ का पोटेंशियल जो है 1.35 वोल्टेज है, ठीक है ना। है इसका यूज़ इंपॉर्टेंट है। देखिए कैलकुलेटर में यूज़ करते हैं, वॉच में यूज़ करते हैं। वॉच का मतलब यहाँ पर रिस्ट वॉच, ठीक है ना। उस वहाँ जो वॉच लिखा हुआ था वो वॉल वॉच के बारे में लिखा हुआ था, ठीक है ना, ये डिफरेंस है। तो रिस्ट वॉच छोटा वाला बैटरी देखा होगा आपने, ठीक है ना, फिर तीसरा होता है ना हेयरिंग एड में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और डिफ लोग जो सुनता है देखा होगा आके, है कि नहीं। ऐसा नहीं कि आपको लगे कि गाना वाना सुन रहा है शाहरुख खान का लगता है, आप पीछे से निकाल के भाग गए, अरे गाना क्या सुन रहा है, नहीं एक्चुअली वो गाना नहीं सुन रहा है। और डिफ लोग यही हेयरिंग एड लगाता है, उसमें जो बैटरी यूज़ होती है ये मरकरी सेल की ही बैटरी यूज़ होती है उसके अंदर, छोटी वाली, ठीक है ना। क्वेश्चन 2016 में पूछा है, कभी कभी आपसे यूज़ लिख देगा, ठीक है ना, कहेगा क्या ना कि ऐसा सेल का नाम लिखिए जिसका यूज़ किया था हेयरिंग एड के अंदर, ठीक है ना। ये मरकरी सेल आंसर है। तो कभी आपको नाम दे के पूछेगा कि भाई मरकरी सेल इसका यूज़ बताइए, कभी आपको यूज़ लिख देगा, कहेगा सेल का नाम बताइए आप, ठीक है ना। तो याद होना चाहिए यूज़ कहाँ करते हैं, कौन एनोड कौन कैथोड, ठीक है ना। और ये एनोड कैथोड का रिएक्शन ये इंपॉर्टेंट है, यही पूछता है ज़्यादातर। तो मैक्सिमम केस में रिएक्शन ही पूछता है, ये नहीं पूछता तो फिर यूज़ पूछता है, ठीक है ना। यूज़ नहीं पूछेगा तो फिर कभी एनोड कैथोड पूछ लेता है, कौन एनोड की तरह यूज़ करेगा, कौन कैथोड की तरह यूज़ किया जाएगा, ठीक है। देखिए रिएक्शन एनोड पर जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ठीक है, ZnO बन जाएगा, और HgO क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Hg बन जाएगा ये, ठीक है।
दोनों रिएक्शन को जब ऐड किया जाए देखिए इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, H2O से H2O कैंसिल होगा, 2H माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना। बचा क्या देखिए Zn बचेगा, HgO बचेगा, इधर ZnO बचेगा और Hg बचेगा, ठीक है। क्वेश्चन इसमें एक और पूछता क्वेश्चन ये है कि ड्राई मर्करी सेल इज बेटर देन ड्राई सेल। एक तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है, दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि पोटेंशियल ऑफ मर्करी सेल, ठीक है ना, रिमेन्स कांस्टेंट, गिव रीजन, ठीक है ना। रीज़न बताइए पोटेंशियल मर्करी सेल का कांस्टेंट क्यों होता है, इसका रीज़न बताइए, ठीक है ना। या मर्करी सेल जो है ना ड्राई सेल से बेटर है, ठीक है ना, कैसे बताइए। इसका रीज़न ये देखिए सेल पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है ना, ड्यूरिंग इट्स लाइफ एज द ओवरऑल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयंस, ठीक है ना, एनी आयन इन द सोल्यूशन, ठीक है। देखिए इस रिएक्शन में देखिए ओवरऑल रिएक्शन, ये जो फाइनल रिएक्शन है ना ये, और ड्राई सेल का देखिएगा, दोनों में फ़र्क क्या देखिए, यहाँ पर Zn न्यूट्रल, HgO न्यूट्रल, ZnO न्यूट्रल, Hg न्यूट्रल, यहाँ पर कोई आयंस इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए पोटेंशियल का लॉस नहीं करता, इसलिए पोटेंशियल क्या करता है ना, यहाँ पर रिमेन्स कांस्टेंट रहता है यहाँ पोटेंशियल, ठीक है ना। जबकि ड्राई सेल के अंदर क्या होता है ना, पोटेंशियल धीरे धीरे लॉस करता रहता है, इसलिए पोटेंशियल धीरे धीरे घटता रहेगा वहाँ पर उसका, क्योंकि देखिए ओवरऑल रिएक्शन के अंदर आयंस है, आयंस क्या करता है ना, पोटेंशियल का लॉस कराता रहेगा, ठीक है ना, बात समझाइए। तो मर्करी सेल बेटर सेल है एज कम्पेयर टू ड्राई सेल, इसलिए कि यहाँ पर ना पोटेंशियल क्या रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पोटेंशियल का लॉस नहीं होता है। क्यों, रीज़न क्या, तो ओवरऑल रिएक्शन आयंस कंटेन नहीं करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, बोर्ड एग्जामिनेशन का बहुत पूछता है क्वेश्चन। अब देखिए छोटी छोटी सी बात निकाल के पूछ लेगा आपसे, वो बताइए मर्करी सेल बेटर क्यों है। बच्चा बोला कि सर डिफ लोग सुनता है इसलिए बेटर, अरे नहीं रे बाबा, इसलिए नहीं बेटर है, ठीक है ना। बेटर इसलिए है कि ओवरऑल रिएक्शन आयंस कंटेन नहीं करता है, ठीक है ना, बस में आइए, ठीक है, आप लिख लीजिए इसको आप। हेलो, ठीक है ना, इसको कंप्लीट कर लीजिए आप। इसके बाद दूसरा सेल पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। थ्योरेटिकल पोर्शन है, देखिए इंपॉर्टेंट सिर्फ क्या है, कौन एनोड कौन कैथोड, ठीक है ना, कहाँ यूज़ कहाँ है एनोड कैथोड का रिएक्शन, एक क्वेश्चन इसमें एक्स्ट्रा है। पूछता है क्वेश्चन कि भाई मर्करी सेल ज़्यादा बेटर सेल क्यों है एज कम्पेयर टू ड्राई सेल, ठीक है ना, लिख लीजिए आप इसको। ठीक है, तो प्राइमरी सेल के अंदर हम लोग पास दो सेल थे, एक ड्राई सेल एक मर्करी सेल, दूसरा सेल हम लोग पास सेकेंडरी सेल है, ठीक है ना। सेकेंडरी सेल आपको बताया था कि देखिए रिचार्जेबल सेल है ये, इसको आप रिचार्ज कर सकते हैं, इसको आप, ठीक है ना, अगेन रिचार्ज कर सकते हैं, इसलिए इसको बार बार आप यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैमिली एग्जाम्पल है सेकेंडरी सेल का, वो एक लीड एसिड स्टोरेज सेल है और एक निकल कैडमियम सेल है। तो पहले हम लोग लीड एसिड स्टोरेज सेल के बारे में देख लेते हैं। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है समझिए बात को, देखिए एक तो इसको रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है ना, तो खैर पहले ही बता दिया आपको हम। इस सेल के अंदर जो है ना लीड पीबी जो है ना, पीबी एक्ट्स एज एनोड, पीबी जो है ना एनोड की तरह एक्ट करेगा, ठीक है, और PbO2 किसकी तरह एक्ट करेगा, कैथोड की तरह। ये इंपॉर्टेंट है, तो कौन एनोड कौन कैथोड, ठीक है। लीड एसिड स्टोरेज सेल के अंदर 38% H2SO4 को एज इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया जाता है, और इंडिविजुअल सेल पोटेंशियल जो एक सेल का जो पोटेंशियल होता है वो 2 वोल्ट होता है। ऐसा 6 सेल लगा होता है उसके अंदर। जो हम लोग के घर में इन्वर्टर है ना, तो कहाँ यूज़ करते हैं, वही लिखा होता है, मोबाइल में यूज़ करते हैं, इन्वर्टर में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। इन्वर्टर में जो बैटरी है वो लगा हुआ, ठीक है, साथ में जो बैटरी मत बोलिए, इसको बैटरा बोलिए, ठीक है ना, बैटरा बड़ा वाला होता है, बड़ा सा, देखिए कभी हिला डुला करके, ठीक है ना, उठा के देखिएगा, उठ जाए तो बताइएगा आप हमको, ठीक है। हाँ, तो एक सेल का उसमें पोटेंशियल जो है ना 2 वोल्ट होता है। ऐसा 6 सेल लगा होता है उसके अंदर, मतलब टोटल जो पोटेंशियल होता है ना, जो टोटल पोटेंशियल होता है उस बैटरा का 12 वोल्ट होता है। कितने का, 12, मैक्सिमम 12 वोल्ट का ही, मतलब मार्केट में हम लोग के पास इन्वर्टर के लिए जो बैटरा आता है वो 12 वोल्ट के लिए ही आता है, ठीक है ना। तो एक जो बड़ा सा बैटरा आपके घर में होगा, देखा होगा, ठीक है ना, वो 12 वोल्ट का होता है। वो अब कोई आदमी साइंटिस्ट को समझेगी तो अब एक तो इन्वर्टर ले लेते हैं, जो ऊपर मशीन रहता है उसको इन्वर्टर बोलते हैं। ऊपर जो मशीन है माइक्रोटेक का, फलाने का, ढिमकाने का, लुमिनस का, कंपनी प्रचार नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है ना। हाँ, ऐसा ना समझिएगा सर पैसा चले कंपनी प्रचार कर रहे हैं गाइस सबका, ठीक है। तो
वो जिस बैटरी से अटैच होता है बैटरी, वो 12 वोल्ट का, वो 12 वोल्ट बैटरी को चार्ज करने के लिए ही डिज़ाइन किया हुआ है। अगर आप सोचिए कि हम 2 बैटरी लगा के एक इन्वर्टर से चार्ज कर लेते हैं साइमल्टेनियसली, इम्पॉसिबल, नहीं चार्ज होगा, ठीक है ना। बस में तो एक सेल का वोल्टेज वहाँ पर 2 वोल्ट, 6 सेल लगा होता है, टोटल 12 वोल्ट, ठीक है। ये डिस्चार्जिंग के टाइम का रिएक्शन है। डिस्चार्ज मतलब जब डिस्चार्ज होगा तब, चार्जिंग के टाइम रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट बन जाएगा, जो रिएक्टेंट वो प्रोडक्ट बन जाएगा, रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन कभी कोई पूछेगा कि डिस्चार्जिंग का लिखना है या चार्जिंग का लिखना है, ये ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो ये एनोड कैथोड का रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। पीबी एनोड है, ठीक है ना, तो इसलिए पीबी का ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, PbO2 कैथोड है, इस पर रिडक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, ठीक है। तो दोनों रिएक्शन को आप जोड़ दीजिए तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। आएगा क्या, देखिए Pb आएगा, PbO2 आएगा, SO4 और HSO4H+, 4 H+ है, ठीक है ना। तो 2 SO4 है, 2 H2SO4 मॉलिक्यूल बन जाएगा। राइट साइड क्या बचेगा, PbSO4 PbSO4, 2 PbSO4 बचेगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल बचेगा। दिस इज कॉल्ड ओवरऑल रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, ओवरऑल रिएक्शन या फिर कंप्लीट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। ये ओवरऑल रिएक्शन है, फिर कंप्लीट रिएक्शन है, ठीक है। तो ये डिस्चार्जिंग के टाइम का रिएक्शन है। चार्जिंग के टाइम का अगर पूछे अगर आपसे तो बस रिवर्स कर देंगे, जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट बना दीजिए, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बना दीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत है ना। इसको आप लिख लीजिए। ये सेकेंडरी सेल का लीड एसिड स्टोरेज सेल, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं निकल कैडमियम सेल पढ़ेंगे, ठीक है ना। निकल कैडमियम स्टोरेज सेल लिख लीजिए पहले आप इसको। मेनली रिएक्शन ही पूछता है एनोड कैथोड का, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर यूज़, ठीक है ना। और कौन एनोड कैथोड की तरह एक्ट करेगा, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा आपसे। वो लिख लीजिए फटाफट। ठीक है, तो सेकंड सेल हम लोग के पास है निकल कैडमियम सेल। ये भी सेकेंडरी सेल का ही टाइप से, ठीक है ना। जनरली निकल कैडमियम सेल से क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है ना। फिर भी सिलेबस में है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है ना। अब देखिए लिखा है कि अनदर इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सेल इज द निकल कैडमियम सेल विच हैज़ लॉन्गर लाइफ, ठीक है ना, लॉन्गर लाइफ देन लीड एसिड स्टोरेज सेल। अभी जो पीछे लीड एसिड स्टोरेज सेल पढ़ रहे थे उससे इसका लाइफ जो है लॉन्गर है। फिर क्वेश्चन ये आता है कि सर आखिर फिर हम लोग इन्वर्टर जो यूज़ कर रहे हैं वो लीड एसिड स्टोरेज सेल का क्यों यूज़ करें, फिर हम निकल कैडमियम का क्यों नहीं यूज़ करें। बट लिखा है बट मोर एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर। हाँ यही खेल है बाबू, सब खेल तो पैसे का है कि नहीं। तो इसका जो एक्सपेंस है ना ये ज़्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग जो एक्सपेंस है ये ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लीड एसिड स्टोरेज सेल से, इसीलिए हम यूज़ नहीं करते हम लोग, ठीक है ना। क्योंकि देखिए अभी लीड एसिड स्टोरेज सेल जो हम लोग जाते हैं इन्वर्टर वगैरह लेने के लिए, ठीक है ना। इन्वर्टर वो जो मशीन होता है वो सस्ता आता है, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 3-3.5 हज़ार रुपये का होता है। ज़्यादा पैसा आपका बैटरी में ही लगता है, सॉरी बैटरा में लगता है। बैटरी बोलिए तो छोटा बैटरा है, बहुत बड़ा है, ठीक है ना। तो बैटरा में ही सबसे ज़्यादा पैसा लग जाता है आपका। अब सोचिए उतना सा लेने में अभी भी कितना लोग सोचते भी हैं, ठीक है ना, क्योंकि फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग होते नहीं हैं कि भाई अब इतना पैसा का 20,000 25,000 30,000 रुपये का तो खाली बैटरा खरीद दिया जाए। अब निकल कैडमियम का बनेगा तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही ज़्यादा है, उसी मैन्युफैक्चरिंग ही कॉस्ट ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है जब मार्केट में जब जाएगा तो और ज़्यादा कॉस्टली बिकेगा ना। तो सब एफोर्ड तो कर नहीं सकता, सारे लोग तो इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग है नहीं, है ना। इसी वजह से ना निकल कैडमियम का हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ नहीं करते। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी वगैरह है, कोई इंडस्ट्री वगैरह है तो वो सब यूज़ करती है क्योंकि उन लोग को रिक्वायरमेंट भी चाहिए। क्योंकि हम लोग का जो बैटरी है ये लीड एसिड स्टोरेज सेल ये 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में तो खैर ख़राब हो ही जाती है, ठीक है ना। लेकिन ये सब का लाइफ भी होता है, ठीक है ना, सब सेल का, निकल कैडमियम सेल का। खैर इसका लिखा है क्या ना, CD जो है ना कैडमियम जिसमें एनोड की तरह एक्ट करता है, ठीक है ना, और NiO2 जो है कैथोड की तरह एक्ट करता है, निकल का ऑक्साइड जो है। इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग, कॉर्डलेस अप्लायंसेस में करते हैं, ठीक है ना, जैसे मोबाइल फ़ोन्स, पेजर्स ETC। तो आजकल तो मोबाइल फ़ोन में लिथियम आयन बैटरी यूज़ होने लगा है ना। तो मोबाइल फ़ोन सस्ती हो गई, अगर ये निकल कैडमियम से उसमें यूज़ किया जाए तो और थोड़ी कॉस्टली हो जाएगी मोबाइल। तो सस्ता होने का मोबाइल रीज़न है कि आजकल हर बंदे के हाथ में स्मार्टफोन हो गया है ना। तो रीज़न ये है कि भाई मोबाइल फ़ोन सस्ती हो गई तो हर लोगों के रेंज में आ गया वो, इस वजह से लोग ख़रीद पाए। वरना आज से
10 साल पहले आप चले जाइए, ठीक है ना, या 12 साल पहले, 15 साल पहले आप देखिएगा, किसी किसी के पास मोबाइल हुआ करता था। आज तो हर बंदे के पास मोबाइल है, और आज मोबाइल है तभी आप पढ़ भी पा रहे हैं, है ना। और नई सिचुएशन, ये जो सिचुएशन ऐसा है, आज से इमेजिन कीजिए अगर 7 से 10 साल, 15 साल या 20 साल पहले अगर ये सिचुएशन कभी आया होता, खुदा न खास्ता, ठीक है ना, तो सोचिए उस टाइम के बच्चे क्या करते, मतलब कैसे सिचुएशन होता उस टाइम पे। आज तो चलिए कम से कम इतना टेक्नोलॉजी है, चलिए घर में बैठ करके सारी पढ़ाई हो गई आपकी, ठीक है ना। लेकिन जिस ज़माने में नहीं था वहाँ तो खैर बहुत मुश्किल काम होता फिर, ठीक है। खैर हम लोग तो, आप लोग दुआ ही कर सकते हैं कि जल्दी से जल्दी सिचुएशन सब सही हो, ताकि हम लोग फिर से वापस से ऑफलाइन क्लास में आके पढ़ सके, ठीक है ना। लेकिन फ़िलहाल जब तक ये सिचुएशन ठीक नहीं होता है तब तक तो क्लास नहीं खोलेंगे हम, जब तक परमिशन नहीं आता है। परमिशन आने के बाद ही क्लास खुलेगा, ठीक है। गवर्नमेंट का परमिशन आ जाएगा कि हाँ क्लास खोलना है तो खुलेगा। फ़िलहाल जब तक नहीं परमिशन आता है तब तक आप घर पे बैठें, पढ़ाई करें, फिर कोई दिक्कत वक्कत हो कोशिश करेंगे यहाँ से दूर करने की, ठीक है ना। ठीक है, चलिए ये रिएक्शन है, पढ़ लीजिएगा, लेकिन जनरली पूछता नहीं है इसका रिएक्शन, ठीक है ना। लेकिन देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लेकिन आप नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसका रिएक्शन जनरली नहीं पूछा है फ़िलहाल अभी तक, ठीक है। खैर तो ये आप लोग का सेकेंडरी सेल यहाँ पर एंड होता है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग के पास है फ्यूल सेल पढ़ने के लिए, एक ही तरह का फ्यूल सेल है। उसके बाद कोरोजन आएगा, उसके बाद चैप्टर की कहानी ख़त्म, ठीक है। तो आप पहले लिख लें इसको आप। ठीक है, देखिए थर्ड एंड लास्ट है ये, मतलब सारे सेल में जितना भी पढ़े ना हम लोग, सब सारे सेल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सेल यही है, ठीक है ना। मतलब सबसे पहले कुछ पूछेगा तो फ्यूल सेल, इससे टाइम मिल गया इसको तो उधर जाएगा ड्राई सेल, मरकरी सेल पूछेगा, उससे भी टाइम मिल गया इसको तो आपको लीड सेल, स्टोरेज सेल पूछेगा, ठीक है। कई बार फ्यूल सेल पूछ चुका है कि राइट द रिएक्शन अकर्स एट एनोड एंड कैथोड इन फ्यूल सेल, ठीक है ना। फ्यूल सेल पे एनोड कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होता है लिखिए आप, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए समझिए बात को, फ्यूल सेल के बारे में लिखा गया इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है ना, बाई कंबशन ऑफ फ्यूल लाइक हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए इसका यूज़ करते हैं बहुत सारे फ्यूल का, लेकिन हम लोग के पास जो मोस्ट कॉमन फ्यूल सेल जो हम लोग को पढ़ना होगा है H2O2 सेल, ठीक है। हम लोग सिलेबस में यही है लिखा था, इट प्रोड्यूस H2O बाई केमिकल रिएक्शन। H2 और O2 के बीच जब केमिकल रिएक्शन हो तो वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा, ठीक है ना। और दोनों इलेक्ट्रोड को सेपरेट करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, NOH और KOH का यूज़ करते हैं, मतलब एनोड और कैथोड को सेपरेट करने के लिए। ये रिएक्शन है इसका, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इसको बैलेंस करने के लिए ना 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा इसको आप, तो हो क्या जाएगा ये देखिए 2s2 हो जाएगा। एनोड पर हाइड्रोजन सप्लाई किया था और कैथोड पर O2 सप्लाई किया था, ठीक है ना। 2s2 हो जाएगा प्लस 4OH कैंसिल हो जाएगा ना, कहानी ख़त्म। और जब 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 वाटर मॉलिक्यूल, 2 4 वाटर मॉलिक्यूल हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो 2 वाटर मॉलिक्यूल है, तो देखिए क्या बचेगा, O2 बचेगा, ठीक है ना। राइट साइड क्या बचेगा, देखिए इधर 2 वाटर मॉलिक्यूल बचेगा, है ना। दिक्कत है, समझेंगे नहीं बात को। 2s2O2, ठीक है ना, प्लस 2s2 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। ये ओवरऑल रिएक्शन हम लोग के पास है। ये रिएक्शन कौन सा है, ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है ना। तो एनोड कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होता है बहुत पूछता है इसके अंदर, क्या नाम है, फ्यूल सेल के अंदर, ठीक है ना। पहले तो अभी पहले थ्योरी लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग एडवांटेज लिख रहे हैं, ठीक है ना। पहले लिखिए इसको आप, ठीक है ना। तो आप देखिए सेल किस तरह का रहता है ना, इसको देख लीजिए आप, ठीक है ना। सेल कुछ इस तरह का होता है कि एक कंटेनर है, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रोड है, ये वाले एनोड है, ये कैथोड है, ठीक है। एनोड पर सप्लाई किया जा रहा है क्या, हाइड्रोजन H2, है ना, और कैथोड पर सप्लाई किया जाए क्या, O2।
इन दोनों इलेक्ट्रोड को सेपरेट करने के लिए ये एक्वस इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करता है, KOH या फिर NOH का, ठीक है ना, यहाँ पर इसके बीच में एक्वस इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ये एनोड है और ये कैथोड है। इन दोनों के रिएक्शन से क्या प्रोड्यूस होता है? H2O प्रोड्यूस होगा, स्टीम, ठीक है ना। लिख लिया फ्यूल सेल, ठीक है। इसका काम क्या है, मतलब इस फ्यूल सेल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम लोग? तो अपोलो स्पेस रिसर्च प्रोग्राम के लिए करते हैं, ठीक है ना। अपोलो स्पेस रिसर्च ठीक है, अपोलो स्पेस रिसर्च प्रोग्राम के लिए करते हैं इसका यूज़, ठीक है। जितना भी स्पेस मिशन होता है ना, जैसे आप सुनते होंगे चांद पे गया, मंगल पे गया, ठीक है ना, फलाना का देश का, फलाने कंट्री का, अभी हम लोग का अभी चांद मून मिशन आया था, ठीक है ना। अभी शायद पता नहीं, याद नहीं मुझे एग्जैक्टली, शायद फरवरी में शायद था ना, जनवरी या फरवरी में शायद, ठीक है ना, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, ठीक है ना। लेकिन जनवरी या फरवरी में किया था, जो हम लोग का वो फेल कर गया थोड़ा सा, वो 1.5 किलोमीटर से रह गया था। खैर, तो दुनिया का हर कंट्री इसके पीछे रिसर्च कर रहा है, ठीक है ना। मंगल ग्रह पे जा रहा है, चांद पे जा रहा है, ठीक है ना, कहीं कुछ ना कुछ रिसर्च चलता रहता है। तो अपोलो स्पेस रिसर्च प्रोग्राम जितना भी होता है, जो रॉकेट जाता है वो पेट्रोल से नहीं जाता, ना डीजल से, ना कोयला से, ना केरोसिन से, ठीक है ना। उसमें यही फ्यूल सेल इस्तेमाल किया था, यही इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करता है, ठीक है ना। इसी से फिर वो अपना जो फ्यूल इस्तेमाल करता है वो, और ये क्या दोनों H2 और O2 के बीच का रिएक्शन होता है और स्टीम जनरेट करता है। आप देखा होगा, ठीक है ना, पीछे एक लाइंस वगैरह भी इस तरह का बनाता रहता है, वो स्टीम जनरेट करता है। और क्या करता है, इसी स्टीम को क्या करता है, लोग एस्ट्रोनॉट जो होता है, जो ऊपर जाता है, वो लोग उसको कंडेंस करके क्या करता है ना, वाटर बना लेता है, पानी पीता है वो लोग, इसका इस्तेमाल करता है, ठीक है ना। खाने के नाम पर वो कैप्सूल्स खाता है वो लोग, ठीक है ना। जितना एनर्जी चाहिए वो पर डे हम उस कैप्सूल्स के अंदर होता है, वो कैप्सूल ही खाता है वो लोग, ठीक है। बाकी पानी वाली का इस्तेमाल यहाँ से करता है। अगर पानी का वो ले जाएगा, जार वगैरह भी ले जाएगा, मालूम है पानी ख़त्म हो गया तो दिक्कत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो यहीं से पानी इस्तेमाल करता है वो लोग, कंडेंस करके इस्तेमाल करता है। खैर, ठीक है ना। तो ये तो खैर पूछता है, एनोड कैथोड का रिएक्शन पूछेगा, कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है ना, ये पूछेगा आपसे वो। तो स्पेस रिसर्च का जितना भी प्रोग्राम होता है सब में फ्यूल सेल का इस्तेमाल किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। तो एनोड कैथोड का रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। स्पेस रिसर्च का प्रोग्राम कहाँ, किसके लिए, मतलब कहाँ यूज़ करते हैं फ्यूल सेल को, तो स्पेस रिसर्च प्रोग्राम। या फिर कभी कभी ऐसे पूछता है कि स्पेस अपोलो स्पेस का प्रोग्राम जो यूज़ होता है, ठीक है ना, उसमें किस फ्यूल सेल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो H2O2 सेल, तो ऑप्शन में कभी कभी फ्यूल सेल लिखा रहेगा, कभी H2O2, तो हम लोग को क्योंकि पर्टिकुलर सेल पढ़ना है, ठीक है ना, तो कभी कभी नाम लिखा रहेगा पर्टिकुलर H2O2 सेल, ठीक है। एक तो एडवांटेज लिखने के लिए आते हैं, राइट द एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल, ठीक है ना, लिखिएगा, हेडिंग लिखिएगा आप। अच्छा, ये बना लीजिए फटाफट, जल्दी से, जल्दी बना लीजिए, एकदम फटाफट बनाइएगा, एकदम जल्दी से बनाइएगा, एकदम फटाफट, ठीक है ना। लिखिए एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल। देखिए फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, पॉइंट नंबर 1 देखिए, इट इज़ अ पोल्यूशन फ्री डिवाइस। पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखिए, इट इज़ अ पोल्यूशन फ्री डिवाइस। लिख लिए, हेडिंग लिख लिया ना, एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल। फ्यूल सेल का एडवांटेज कभी कभी अलग से भी पूछता है, ठीक है ना। तो एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल में पहला पॉइंट लिखिएगा आप, इट इज़ अ पोल्यूशन फ्री डिवाइस। इट इज़ अ पोल्यूशन फ्री डिवाइस। सेकेंड देखिए, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मफुल गैस। It does not produce any harmful gas, ठीक है। सेकेंड, it does not produce any harmful gas. थर्ड, it is most efficient cell. 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 Its efficiency is about 70 to 75%. Its efficiency is about 70 to 75%.
Its efficiency is about 70 to 75%. Its efficiency is about 70 to 75%. ठीक है, फोर्थ लास्ट बट नॉट द फलाना. देखिए, इट इज लाइटर इन वेट. It is lighter in weight as compared to electric generator. ठीक है, तो जो सेल है ना, ये फ्यूल सेल जो है ये पोल्यूशन फ्री डिवाइस है, किसी हार्मफुल गैस को प्रोड्यूस नहीं करता और इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम 70 to 75% होती है. ठीक है ना, और किसी भी सेल से सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी है ये, मतलब इसकी, मतलब इससे ज़्यादा किसी सेल की एफिशिएंसी नहीं होती. ठीक है, और लाइट वेट में है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक जनरेटर. इलेक्ट्रिक जनरेटर समझ रहे हैं ना, वो शादी ब्याह में जो आता है, शादी वादी में है ना, चलता रहता है करके, कैसे कैसे चलता है. ठीक है ना, वो अच्छा खासा मेकअप करके आइए, ख़राब कर देगा वो, एकदम काला कर देगा. और इधर चल रहा है, इधर से मालूम एक तरफ से काला हो गया आदमी, तो उस आदमी बच के जाता है, मैंने इज्जत के एहतराम में उसका झुक के जाता है वहाँ से आदमी. देखा होगा आपने, है ना. तो खैर वैसा होता है, वरना सेल्फी वेल्फी ख़राब हो जाएगा, है कि नहीं. तो खैर ये फ्यूल सेल था. इसके बाद हम लोग क्रूजन पढ़ेंगे, उसके बाद चैप्टर दी एंड हो जाएगा. ठीक है, आप कुछ भी जो कुछ लिखना अपना है आप लिख लीजिए, डायग्राम वगैरह बनाना तो बना लीजिए आप. ठीक है ना, चलिए. ठीक है, तो फाइनली अब हम लोग लास्ट टॉपिक पर आ गए, क्रूजन पढ़ना हम लोग को. ठीक है ना, ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है. इसके बाद कहानी फिनिश है, दी एंड हो जाएगा इसके बाद. ठीक है, लिखिए डेफिनेशन लिखिए, आता है डिफाइन करने के लिए क्रूजन को डिफाइन कीजिए आप. ठीक है ना, लिखिएगा, लिखिए द प्रोसेस ऑफ स्लो हीटिंग ऑफ मेटल eating खाने वाला. The process of slow heating of metal by gas, moisture and vapor, present in the atmosphere. The process of slow heating of metal by gas, moisture and vapor present in the atmosphere due to formation of certain chemical compounds. Due to formation of certain chemical compounds. Like oxide, sulfide, or carbonate. is known as corrosion. corrosion का मतलब होता है कटना, छटना. ठीक है ना, तो लिखता है कि मेटल का स्लो हीटिंग, धीरे धीरे खत्म होना. ठीक है ना, किसके ज़रिए? गैस के ज़रिए, मॉइस्चर के ज़रिए, फिर वेपर के ज़रिए. तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैस, वेपर या फिर मॉइस्चर मौजूद है, ठीक है ना, उसके ज़रिए किसी भी मेटल का धीरे धीरे कटना, छटना. ठीक है ना, कब? जब ये किसी सर्टेन ऑक्साइड्स का, केमिकल ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन कर ले, या किसी केमिकल सल्फाइड का फॉर्मेशन कर ले, या फिर केमिकल कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर ले, तो इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग कोरोजन कहते हैं. ठीक है, तो मेटल के कटने छटने के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? हम लोग कोरोजन कहते हैं हम लोग. ठीक है ना, आगे लिखिए, पैराग्राफ चेंज कीजिए, नीचे लिखिएगा. देखिए, कोरोजन ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग. देखिए, कोरोजन ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग, not dusting. Corrosion of iron is known as rusting.
corrosion of iron is known as rusting. आगे लिखे rust is a hydrated ferric oxide. Rust is a hydrated ferric oxide. फॉर्मूला होता है Fe2O3.X2. यही रस्ट का फार्मूला है, इसी को हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, हाइड्रेटेड ठीक है। अगर इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर, इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर। तो केमिकल फार्मूला रस्ट का यही है Fe2O3.X2. एक्स वाटर मॉलिक्यूल एग्जैक्टली डिफाइन नहीं है, ठीक है ना, इसलिए X2 लिखा हुआ है। और रेडिश ब्राउन इन कलर का होता है रेड, जो आप देखा होगा रस्टिंग देखा होगा, जंग लगते हुए देखा, जिसको आम भाषा में जंग बोलते हैं, है ना, जंग, नॉट जंग, जंग नहीं है, जंग, ठीक है। तो रेडिश ब्राउन इन कलर लिख लिया ना। ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड ही रस्ट है, ठीक है ना। तो किसी केमिकल कंपाउंड, सर्टेन केमिकल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना, तब वो कहलाएगा हम लोग के पास क्या ना, क्रोजन, ठीक है ना। और आयरन के केस में हम लोग रस्ट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, रस्टिंग वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। देखिए मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग लिखिएगा, हटा दें, नेक्स्ट स्टडी लिखिएगा मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग। ये CBSE बोर्ड में कई बार पूछ चुका है मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग, ठीक है ना, तब पढ़ के जाएंगे इस मैकेनिज्म को। लिखिए मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग, मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग, ठीक है। एक छोटा सा डायग्राम बनेगा यहाँ पर, ठीक है ना। थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग करना पड़ेगा इसको। दिख रहा है नहीं सर, कैमरा में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलिए दिख रहा है, एकदम साफ साफ दिख रहा है एकदम, ठीक है। देखिए आप मेटल सरफेस पे ना देखा होगा रस्टिंग, ठीक है ना। जैसे सपोज कि मेटल सरफेस आप देखा होगा क्या ना, कि जहाँ पर रस्टिंग हुआ है, ठीक है ना, वहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा हो गया, ठीक है ना, गड्ढा टाइप का हो गया है, और उसके बगल का पोर्शन जो है ना, एग्जैक्टली बगल वाला देखिए थोड़ा सा उठ जाएगा। एक्चुअली यहाँ से खा कर वो बगल में ही जमा करता है, ऐसा नहीं कि मेटल सरफेस यहाँ है, इसको खा करके ख़त्म करके आपके घर पे जाके जमा करेगा या मेरे घर पे जाके जमा कर देगा। ये मेटल सरफेस है, यहाँ रस्टिंग हो रही है, यहीं पे बगल में जमा कर देगा ये। तो एक जगह गड्ढा कर देता है, ठीक है ना, बगल में जमा कर देगा ये। देखिए पपड़ी टाइप का उठ जाता है, देखा होगा आपने रस्टिंग। रस्टिंग बहुत स्लो प्रोसेस है, ठीक है ना, थोड़ा टाइम लेता है। ऐसा नहीं कि लगाया, आज लोहा रखा था, आयरन रखे थे, आज रस्टिंग शुरू हो गया और कल सुबह में ख़त्म हो गया, ठीक है। तो बहुत स्लो प्रोसेस है ये, ठीक है। अब देखिए इस मेटल सरफेस पर ना एनोड की तरह कौन एक्ट कर रहा है? आयरन, है ना। आयरन क्या कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, क्योंकि आयरन पर ही रस्टिंग होना है, ठीक है। और कैथोड की तरह कौन एक्ट करेगा? ये वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, ठीक है ना, 4 वाट H+ से मिल करके 4 इलेक्ट्रॉन से मिल करके क्या बना लेगा? 2s2 बना लेगा, ठीक है ना। तो एनोड और कैथोड पर ये रिएक्शन होगा, तो पहले इसको लिखिए आप, ठीक है ना, लिख लीजिए पहले आप इसको, ठीक है ना। देखिएगा
बना नहीं डायग्राम में। इसका जो ई नॉट का जो वैल्यू होता है -0.44 वोल्ट है, इसका जो वैल्यू होता है 1.23 होता है। अब दोनों रिएक्शन को जोड़िएगा, ठीक है ना, 1.23 वोल्ट, ठीक है। ठीक है, देखिए लॉस हुआ 2 इलेक्ट्रॉन का, गेन कर लिया कितना, 4 इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या कीजिएगा, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। 2 से जब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये बन जाएगा क्या, 2Fe बन जाएगा, है ना। ये O2 + 4H+, ठीक है, प्लस इक्वल टू क्या बना, 2Fe2 प्लस 2H2। तो फाइनल रिएक्शन का ईएमएफ जो रिएक्शन निकालते हैं हम लोग कैथोड माइनस एनोड करके, कैथोड माइनस एनोड कीजिएगा तो इस रिएक्शन का जो ईएमएफ है 1.67 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए Fe2+ से अब हम लोग क्या करना है, फेरिक ऑक्साइड बनाना है, ठीक है ना। फॉर्मेशन ऑफ फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। कैसे बनेगा, तो देखिए Fe2+ ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा, ठीक है ना। क्या बना के लाएगा, ये Fe2O3 बना के लाएगा, ठीक है ना। इसको बैलेंस कर लीजिए, 4 लगा लीजिए, 4 तो 2 यहाँ लगा लीजिए, ठीक है ना, 4 हो जाएगा, 4 दूना 8, 8+, ठीक है, बैलेंस हो गया। 4 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 दूना 6, ठीक है ना, सही, ठीक है। अब ये फेरिक ऑक्साइड जब बना, अब यहाँ से क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनाएंगे हम लोग, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो होगा क्या कि Fe2O3 डॉट XH2O बना था, हम लोग X वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइन करा देंगे, क्या बना के लाएंगे, यही Fe2O3 डॉट XH2O, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रस्ट, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है ना। ये मैकेनिज्म है, 2 मार्क्स का आता है लिखने के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है। आपको थोड़ा प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। लिख लीजिए पहले इसको आप। ठीक है ना। तब देखिए कौन कौन सा फैक्टर है ना, थोड़ा सा और है, बस कहानी खत्म है, ठीक है ना। हेडिंग लिखिएगा, इधर दिखाई देगा, छोड़ो इधर लिखते हैं, ठीक है ना। हेडिंग लिखिएगा फैक्टर्स विच प्रमोट द कोरोजन, हेडिंग लिखिए फैक्टर्स विच प्रमोट द कोरोजन, ठीक है ना। तो देखिए कौन कौन सा फैक्टर है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, जो कोरोजन को प्रमोट करता है, ठीक है ना। बस नहीं तो लिखिएगा, फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा आप, फैक्टर्स विच प्रमोट द कोरोजन, लिख लिया ना हेडिंग। लिखिए फर्स्ट पॉइंट, देखिए पोजीशन ऑफ मेटल इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, पोजीशन ऑफ मेटल इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, पोजीशन ऑफ मेटल इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सेकंड, presence of electrolyte, presence of electrolyte, presence of electrolyte, presence of impurity, थर्ड लिखिएगा, ओके ना। सेकंड प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, थर्ड लिखिएगा प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी। फोर्थ देखिए प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, presence of air and moisture. Last but not the, okay, fifth, uneven surface of metal, uneven surface of metal, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर मेटल का पोजीशन भी फैक्टर है एक तरह का कोरोजन के लिए, ठीक है ना। जिसका पोजीशन नीचे है, डाउन है, ठीक है ना, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना, जिसका नीचे होगा, कम होगा, मिनिमम होगा, लेस होगा, उसमें कोरोजन फास्टर रेट से होता है, उसमें कोरोजन पहले होता है। अगर कोई मेटल सरफेस को आप इलेक्ट्रोलाइट के कॉन्टैक्ट में रख दिए हैं तब भी कोरोजन हो जाएगा,
इम्प्योरिटी उसमें ज़्यादा है तब भी क्रोजन हो जाएगा, एयर मॉइस्चर में वो खुले हुए सरफेस में रख दिए तब भी क्रोजन हो जाएगा। इसलिए तो हम लोग बचाने के लिए पेंट वेंट कर दिया करते हैं, है ना, क्रोजन से बचाने के लिए पेंट करते हैं ना। घर पे जब बड़ा बड़ा गेट लगा के रखे हैं, ठीक है ना, कि विंडो वगैरह हमें है तो उसको देखिए पेंट कर देते हैं हम लोग। तो दो मकसद, एक तो खूबसूरत भी लगेगा पेंट करने से, ठीक है ना, और दूसरा कि भाई क्रोजन से बच जाएगा, ठीक है। लेकिन प्राइमरी फैक्टर तो क्रोजन से बचाना ही है, ठीक है। और कोई सरफेस खुला हुआ ओपन है, मतलब पेंट वेंट नहीं किया हुआ, तब भी क्रोजन लग जाएगा, हो जाएगा उसके ऊपर, ठीक है ना। बस भाई अब कौन कौन सा फैक्टर प्रमोट करता है, कभी कभी पूछता है, ठीक है ना, कि कौन कौन सा फैक्टर प्रमोट करता है बताइए आप, ठीक है। इसके बाद पूछता है कभी कभी कि प्रिवेंशन के बारे में, ठीक है ना। तो अगला टारगेट आता है हम लोग के पास क्या, प्रिवेंशन, बचाव क्या क्या है, मतलब क्रोजन से बचा कैसे सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट तो यह है कि बाई पेंटिंग, है ना। ये तो गांव का बच्चा अच्छा जानता होगा पेंटिंग, ये तो नहीं भी लिखते फिर भी आप लिख देते हैं। तो पहला तो तरीका है कि बाई पेंटिंग करके, ठीक है ना। दूसरा तरीका है बाई गैल्वेनाइजेशन, ठीक है ना। गैल्वेनाइजेशन किसको कहते हैं, कोटेड बाई जिंक, ठीक है ना, COTD, कोटेड बाई जिंक। मेटल सरफेस को अगर जिंक से कोटेड कर दें, ये मेटल सरफेस है मान लीजिए, इसके ऊपर से जिंक का लेयर बैठा दे, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। इससे भी मेटल सरफेस को आप बचा सकते हैं, ठीक है। तो पेंट का तरीका है, हम लोग जो आम तौर पर तो पेंट ही कर दिया करते हैं, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन भी एक प्रोसेस जहाँ से मेटल सरफेस को आप रस्टिंग से बचा सकते हैं, कोरोजन से बचा सकते हैं आप, ठीक है ना। तो पूछता है गैल्वेनाइजेशन के प्रोसेस के अंदर किस मेटल का लेयर कोट किया था उसके ऊपर, ठीक है ना, किस मेटल को लेयर को बिठाया था, तो जिंक। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में पूछ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा लिखिएगा, बाई कीपिंग द मेटल सरफेस, बाई कीपिंग द मेटल सरफेस स्मूथ, ठीक है। मेटल सरफेस को आप स्मूथ कर दीजिए, होगा क्या ना, उस सैंड पेपर आता है उसे स्क्रैच करके स्मूथ कर दीजिए, होगा क्या, उस पर जो वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, वो स्टे नहीं करेगा, तब उस पर क्रोजन नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा बचा सकते हैं उससे आप। तीसरा तरीका, ठीक है ना। चौथा तरीका ये है, देखिए, बाई कोटिंग द मेटल सरफेस, बाई कोटिंग द मेटल सरफेस विद द थिन फिल्म ऑफ, by coating the metal surface with the thin, 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 ठीक है ना, thin मतलब पतला, ठीक है, thin film of oil and grease, ठीक है ना, with thin film of oil and grease, वो शहर वाला ग्रीस नहीं, ठीक है ना, पतला वाला पतला नहीं, तार पतले वाला, है ना, गाना नहीं गा लीजिएगा, ठीक है। हाँ, थिन फिल्म ऑफ ऑयल एंड ग्रीस, ठीक है। ग्रीस तो देखा ही होगा, शटर वगैरह में यूज़ करते हैं, ठीक है ना, वो गेट वगैरह जहाँ हेवी गेट वगैरह होता है वहाँ यूज़ करते हैं, है ना। खैर 5 लिखिए, बाई कोटिंग ऑफ मेटल विथ नॉन कोरेडिंग मेटल, बाई कोटिंग ऑफ मेटल विथ नॉन कोरेडिंग मेटल, ठीक है। तो मेटल सरफेस को एक तो ऑयलिंग ग्रीसिंग से भी आप बचा सकते हैं, ठीक है ना, कर दीजिए तो आप क्रोजन से बचा लीजिएगा। दूसरा तरीका कि ऐसे मेटल का आप लेयर बिठा दीजिए या लेयर चढ़ा दीजिए उसके ऊपर, ठीक है ना, या जो जिस पर ना क्रोजन नहीं होता, इस पर रस्टिंग नहीं होता, इस पर क्रोजन नहीं होता, जैसे एल्युमिनियम है, ठीक है ना, क्रोमियम है, इन सब पर रस्टिंग नहीं होता, इस पर क्रोजन नहीं होता इसका, ठीक है ना। तो लिखता है भाई कोटिंग द मेटल विद नॉन कोरेडिंग मेटल का मतलब यही हुआ कि एल्युमिनियम का या फिर क्रोमियम का क्या करते उसके ऊपर हम लोग एक लेयर बिठा दें, ठीक है। 5वां तरीका ये था। छठा तरीका ये है कि कैथोडिक प्रोटेक्शन किया जाए, ठीक है ना। कैसा लिखिए, 6 कैथोडिक प्रोटेक्शन, ठीक है। कैथोडिक प्रोटेक्शन का मतलब क्या है ना, इसको सैक्रिफाइशियल प्रोटेक्शन ही बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, इसको समझ लीजिए बात को। जैसे देखिए, कैथोडिक प्रोटेक्शन का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए देखिए आयरन है, ठीक है ना, आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू होता है कितना, -0.44, ठीक है ना।
मैग्नीशियम Mg2 प्लस Mg, इसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू होता है -2.36। ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, बहुत सारा तरीका, आप या तो गैल्वेनाइजेशन कर दीजिए उसके ऊपर, ठीक है ना, या वैसे मेटल का यूज़ कर ले जिसका रिडक्शन पोटेंशियल और छोटा है उस मेटल से। जैसे आयरन का -0.44, इसको -2.36। ठीक है, तो कैथोडिक प्रोटेक्शन का मतलब क्या है कि अब कैथोड बना दिया आयरन को। पहले क्या था, एनोड था, इलेक्ट्रॉन का लॉस करता, रस्टिंग होता, लेकिन अब क्या करें, कैथोडिक प्रोटेक्शन में आयरन को कैथोड यूज़ कर लिया। कैथोड करने के लिए आपको उससे लोअर रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू चाहिए। मान लीजिए मैग्नीशियम को ले ली, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। ठीक है ना, इससे क्या होना कि आयरन सेफ हो जाएगा। इसको सेक्रीफाइशियल प्रोटेक्शन ही बोलते हैं, मतलब किसी दूसरे के लिए सेक्रीफाइस कर रहा है, कुर्बानी दे रहा है, बलिदान दे रहा है। ठीक है, कोई होता ना फलाने के लिए भाई ऐसे कर दिया, ठीक है ना, फलाने के लिए वैसे कर दिया, तो दूसरे की खुशी के लिए कुर्बानी दे रहा है। जस्ट लाइक जैसे अब ये सब देखा होगा आपने, मूवी वगैरह में देखा होगा, ठीक है ना, बड़ी बड़ी शिप्स होती है ना, ठीक है ना, उस शिप के ऊपर ना मैग्नीशियम का स्क्वायर ब्लॉक सब रखा होता है चारों तरफ। ठीक है ना, उसको ना एक थिन वायर से ना नीचे कनेक्ट किया होता है। तो जो शिप का जो प्लेट होता है ना इस तरह का, ठीक है ना, जो पानी पे चल रहा है, ठीक है ना, समुद्र में जो चल रहा है, ठीक है ना, तो वो क्या करता है, एक्चुअली वो इलेक्ट्रॉन कटता उसी का है, लेकिन उसको सप्लाई कौन करता है, मैग्नीशियम। ठीक है ना, तो इसको बचाने के लिए क्या करता है ना, मैग्नीशियम सैक्रिफाइस करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहानी ख़त्म हो गई। अब चैप्टर नंबर 3 का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, और कुछ न्यूमेरिकल वगैरह एनसीईआरटी का है जो आपको बता दिए थे, ठीक है ना, बचा हुआ होगा तो आप बना लेंगे आप। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग से बन गया होगा। कुछ क्वेश्चंस है, आप नोट कर ले, मुझे पेज नंबर एग्जैक्टली याद नहीं है, 72, 73 या 71 पे कहीं पर होगा। ठीक है ना, आप देख लीजिएगा, आप इन टेक्स्ट में ही होगा, लेकिन ये या क्या पेज आगे पीछे भी हो सकता है मे भी। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर जो है ये 3.1 से लेकर के 3.6 तक बना लेंगे आप। ठीक है ना, और होल ऑब्जेक्टिव बना लेंगे, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव जो है असाइनमेंट का सब सॉल्व कर लेंगे आप। उसमें से जो भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो कृपया करके आप बता दें आप, ताकि मैं जब लेक्चर तो चैप्टर 4 का लेने के लिए आएंगे, ठीक है ना, तो कोशिश करेंगे उसी दिन आपका जितना भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाए। अगर नहीं कोई प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं, बात समझ ही गए हैं। ठीक है ना, कोई इशू नहीं होगा, हो सकता है। ठीक है, और नीट का एग्ज़ाम हुआ इस बार 13 तारीख को। ठीक है ना, बहुत आसान आसान क्वेश्चन आपके पास, अगर क्वेश्चन हो किसी भी मेथड से आपके पास मिल सकता है क्वेश्चन आपको, तो आप देखिए उस क्वेश्चन को। ठीक है ना, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा, इतना सिंपल। ठीक है, जैसे अभी हम लोग मान ली 3 ही चैप्टर पर हैं अभी, अगर क्लास 12 की ही बात करें। ठीक है ना, सॉलिड स्टेट पूछा था कि भाई BCC दे रखा है, उसका एज लेंथ दे रखा है, BCC क्रिस्टल था, बताना था रेडियस कितना होगा। तो आपको पता है BCC में √3/4 होता है। सोल्यूशन का एक क्वेश्चन दे रखा था। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, शायद उस तरह का डेटा का क्वेश्चन मैंने क्लासरूम में सेम डेटा का क्वेश्चन से सॉल्व कर रखा है। ठीक है ना, अगर डेटा थोड़ा बहुत चेंज भी हो तो कॉन्सेप्ट तो खैर डिस्कशन हो ही चुका है। ठीक है, वो अच्छा क्वेश्चन सिंपल सा, वही क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का क्वालिटी होगा, आप में से सब लोग बना सकते हैं। ठीक है ना, कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से इतना आसान क्वेश्चन पूछा है, वो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन पूछ दिया था। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में 3.13 या 14 में शायद है, वो 20 ग्राम कैल्शियम पूछा है, कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा शायद, है ना। 40 ग्राम के लिए 2 फराडे चाहिए CaCl2 से, कैल्शियम क्लोराइड से। तो 40 ग्राम के लिए 2 फराडे चाहिए, तो 20 ग्राम के लिए 1 फराडे चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन, फ्री का नंबर है सब। ठीक है, फिर केमिकल काइनेटिक्स के बाद वाले चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, मतलब ऑलमोस्ट सब चैप्टर से क्वेश्चन पूछ ही लिया है वो। ठीक है ना, एक क्वेश्चन कहीं से 2 क्वेश्चन इस तरह से पूछ ही लिया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है। 45 में तो 45 बना सकते हैं, वो भी वो बच्चा जो सिर्फ 11-12 पढ़ा, बस सिर्फ 11-12 एनसीईआरटी लेवल पढ़ लिया बस। ठीक है ना, खैर आप सॉल्व कर लेंगे, और जो भी क्वेश्चन नहीं बना गया आप पूछ लीजिएगा आप। ठीक है ना, कोशिश करेंगे अगले लेक्चर में सॉल्व कर दें हम। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। बाकी खाइए पीजिए, आराम कीजिए, पढ़िए भी लेकिन। ठीक है।